हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। आई होप ये आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, तो हम जो है बात कर रहे थे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन के बारे में, यानी कि हमने परमाणु अथवा जो है आणविक ऊर्जा के बारे में बात कर ली थी, हमने सौर ऊर्जा के बारे में देखा था, हमने पवन ऊर्जा के बारे में भी देखा था, और आज हम बात करेंगे बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार होता है। ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोगैस यानी कि जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में आप सभी को पता है कि मवेशियों की संख्या यानी कि जानवरों की संख्या, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ठीक है, इन सब मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। और इसलिए ना बायोगैस के विकास की यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, बायोगैस में अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो मीथेन यानी कि मीथेन जो है मवेशियों का उत्सर्जन जो वो एक्सक्रीशन करते हैं कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोब यानी कि माइक्रोब सूक्ष्म जीव जो है उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। और ये जो बायोगैस है ना, बायोगैस में 75% ध्यान रखेंगे, 75% मीथेन गैस होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, तो मीथेन गैस होती है 75%, जो कि बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। ठीक है, लकड़ी, चारकोल, कोयले के विपरीत ना ये जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती गैस। और ग्रामीण इलाकों में भोजन पकाने और ईंधन के रूप में ना प्रकाश की व्यवस्था करने में इसका उपयोग हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और देखिए ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्टों, पशुओं, मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग के लिए बायोगैस उत्पन्न की जाती है। और जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय क्षमता जो होती है मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा ना बहुत अधिक होती है। अब ये देखिए कैसे जो है बायोगैस जो है काम करता है। ठीक है, ये देखिए जो है मवेशियों का कूड़ा कचरा, ठीक है, उनके एक्सक्रीटरी जो है चीज़ें, और क्रॉप्स हो गए, वेस्ट वाटर हो गए, फूड वेस्ट, इनके जो है एनारोबिक डाइजेस्टर में डाला जाता है, यानी कि अनाक्षी श्वसन होता है, इसमें डाला जाता है। और इधर देखिए बायोगैस निकल के जो है हीट भी प्रोडक्ट करती है और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चीज़ है। और इधर देखिए डायस्टीन जो है कुछ गोबर जो होते हैं वो यूज़ होके गोबर जैसे देखिए राख में तो परिवर्तित हो नहीं रहा है, तो जो यूज़ हो गया ना वो गोबर जो है क्या होता है फर्टिलाइज़र, सॉइल अमेंडमेंट्स, लिव स्टॉक ब्रीडिंग जो है इनके में काम आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। इस प्रकार इसका कार्य होता है। अच्छा, ये जो बायोगैस है ना, इसमें मैं आपको जो है कितने कितने परसेंट कौन कौन सी गैस होती है ये देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मीथेन इसमें 50 से 75% होता है। ठीक है, फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 25 से 50% होता है। नाइट्रोजन की भी कुछ मात्रा होती है इसमें 0 से 10% तक नाइट्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है 0 to 3% होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें नहीं होती। ठीक है, अच्छा, बायोगैस जो है ना इसके बहुत अधिक लाभ हैं। अब जैसे देखिए भारत के तराई और मैदानी क्षेत्रों में गोबर के उपलों के रूप में सुखाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इससे जो है गोबर के मौजूद पौधों के लिए पोषणकारी अधिकांश तत्व जो है नष्ट हो जाते हैं। तो उपले बनाने में प्रतिदिन 1-2 घंटे का समय लगता है, और खाना पकाने के लिए गोबर के उपलों के स्थान पर गोबर से बायोगैस बनाकर बायोगैस के ईंधन का जो है प्रयोग होता है। इससे क्या होता है, इससे पोषक तत्वों की हानि भी नहीं हुई, हमने अपना खाना भी बना लिया और पौधों को पोषक तत्व भी प्रदान कर दिया। तीन फायदे। ठीक है, ये चीज ध्यान। अब देखिए बायोगैस में जो गोबर यूज हो गई तो जो है बाकी गोबर जो है निकल आई बायो स्लरी इसे कहते हैं। तो इसे सीधे छाया में सुखा कर ना आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो बायोगैस से ना आजकल डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिससे डीजल और अन्य ऊर्जा की जो है बचत होती है। और क्या फायदे हैं इसके, बायोगैस जो है ना वो पर्यावरण के अनुकूल है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है,
अगला फ़ायदा मैं आपको अगर बता दूँ तो बायोगैस जो है उपलब्ध होने पर ना खाना पकाने में लगने वाली ये जो लकड़ी है इसका उपयोग कम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम पेड़ों को भी बचा सकते हैं। अगला फ़ायदा अगर मैं आपको बताऊँ तो बायोगैस के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल यानी कि गोबर की आपूर्ति गांव से ही पूरी हो जाती है, क्योंकि गांव में प्रत्येक घर में सबके पास जानवर हैं, मवेशी हैं। ठीक है, कहीं और से कच्चे माल का आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, और क्या फ़ायदा है इसका, लकड़ी और गोबर से चूल्हे में बहुत धुआं निकलता है गाइस, जो कि लेडीज़ होती हैं, गांव की लेडीज़, इनके स्वास्थ्य पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन बायोगैस के प्रयोग से कोई धुआं तो निकल नहीं रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। ठीक है, और इस संयंत्र में यानी कि बायोगैस के साथ साथ ना फसल उत्पादन के लिए भी उच्च गुणवत्ता वाली खाद हमें देता है। यानी कि हम जो ये सब डीडीटी वगैरह ये सब यूज़ करते हैं ना उर्वरक, ये हमारी मिट्टी के लिए, हमारे जो है पौधों पेड़ पौधों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। लेकिन बायोगैस के माध्यम से क्या होता है कि हम जो है हमें उर्वरक भी मिल जाता है पोषण के साथ। ठीक है, तो बायोगैस संयंत्र में ना गोबर के पाचन की क्रिया के बाद 25% गैस 25% ठोस पदार्थ के रूप में ना गैस रूप होती है, 75% ठोस पदार्थ के रूप में खाद रूप होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे देखते हैं। बायोगैस संयंत्र जो है ना नगर पालिका, सहकारिता, निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि नगर पालिका द्वारा भी लगवाए जा सकते हैं, सहकारिता स्तर पे भी, और अपना पर्सनल जो है इंडिविजुअल आदमी भी लगवा सकता है। ठीक है, तो पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो है ना किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक एनर्जी फॉर्म में और दूसरा जो है उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। तो बायोगैस जो है ना अब तक के पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। ठीक है, और यह जो है ना उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों और लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को जो है रोकता है। ये देखिए, ये कितने बड़े बड़े संयंत्र लगे हुए हैं। अच्छा, ये तो हुई बायोगैस की बात। अब आती है बात ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, आप देखते होंगे कि समुद्रों में लहरें जो है लगती हैं, तरंगों के रूप में फॉर्म होती हैं। अच्छा, इससे भी ना विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा जो है बनाकर बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से जो है पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज्वारीय ऊर्जा का अर्थ सीधा सीधा है ऊर्जा जो पृथ्वी के ज्वार से निकलती है। यानी कि जैसे कि इसके नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसी ऊर्जा है जो पानी के ज्वार आंदोलन की शक्ति का उपयोग करती है, और इस ज्वारीय शक्ति का उपयोग करके ज्वारीय ऊर्जा जो है वो बिजली उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, इसकी प्रोसीडिंग के बारे में बात करते हैं पहले, फिर हम इसके फायदे को देखेंगे। ठीक है, बाढ़ द्वारा जो है, अब आप बाढ़ आएंगी तो लहरें जो है ऊपर उठेंगी, लहरें ऊपर उठेंगी तो इससे तरंगे जो है फ्लक्चुएट करेंगी, तरंगे फ्लक्चुएट करेंगी तो इससे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ज्वार उठने और उतरने पर बांध के पानी को इस रास्ते में पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है गाइस, और इसे जो है ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, और भारत की बात करूँ अगर भारत के रेफरेंस में, तो भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पश्चिमी तट पर गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, सुंदरवन क्षेत्र, गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसके आपको फायदे बता दूं। देखिए, ये जो ज्वारीय ऊर्जा है ना, ये एक एज यूजल बात है, गैर परंपरागत स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है जो प्रकृति में मिलता है, जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की शक्ति का उपयोग करता है। तो ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए जो है कोई महंगी खनन और निष्कर्षण की आवश्यकता नहीं होती, इसे बहुत सरल तरीके से उपयोग किया जाता है गाइस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम जो है समुद्र में आने वाले ज्वार पर भरोसा कर सकते हैं, और इसलिए ज्वार ऊर्जा का उपयोग जो है बहुत विश्वसनीय उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि पवन ऊर्जा के विपरीत जो मौसम के विचलन पर निर्भर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, ज्वारीय ऊर्जा ना है, ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। ज्वार की गतिशील जो होती है ना ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और इसे जो है उच्च ऊर्जा घनत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जो है पारंपरिक ऊर्जा का एक ऐसा ऐतिहासिक स्रोत है ना, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग जो है शुरुआती रूपों में
पिसाई के लिए किया जाता था, ठीक है। अच्छा, अब जिस चीज़ के फायदे हैं उसके कुछ तो नुकसान होंगे ही होंगे, ठीक है। तो नुकसान की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं नुकसान की बात करूँ तो इसके स्टार्टअप में बहुत खर्चा आता है। हालांकि एक बार अगर आप इसे जो है लगा दीजिए ना, ज्वारीय बिजली जनरेटर चलने के बाद उत्पादन करना सस्ता है, लेकिन इसके स्टार्टअप में बहुत खर्चे होते हैं, ठीक है। तो पानी के ज्वारीय निकायों में ना ऊर्जा उपकरण स्थापित करना महंगा होता है। अब जैसे देखिए, पानी में कई सारे ब्रिज वगैरह बनते हैं, तो क्या आप सोचते हैं ऐसे बन जाते हैं? बहुत टफ काम है गाइस, है ना। दूसरा नुकसान इसका ये है कि लहरें जो होती हैं ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन बड़ी तरंगे भी विडंबना रूप से जो है ना, ये ज्वारीय बिजली संयंत्रों को बड़ी क्षति पहुंचा सकती हैं, ठीक है। ज्वारीय जो बिजली संयंत्र स्थापित करना ना, पौधे, मछली और पानी के स्तनधारियों के जीवन को बाधित करते हैं, ठीक है। ये जो ज्वारीय ऊर्जा है ना, ये केवल उन समुदायों के लिए उपयुक्त है जो पानी के आसपास रहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, इसे मैदानी या रेगिस्तान के बीच स्थापित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ इसका जो है हानिकारक प्रभाव है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, अब आइए बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से उत्पन्न ताप, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नाम से ही जैसे प्रदर्शित हो रहा है। अच्छा, ये जो भूतापीय ऊर्जा होती है ना, इस ऊर्जा की लागत जो होती है प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ और संपोषणीय और पर्यावरण के अनुकूल होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या है ना कि ऐतिहासिक रूप से ये जो प्लेट है, प्लेट विवर्तनी की सीमाओं के निकट क्षेत्रों में सीमित रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पृथ्वी के ना भूतापीय संसाधन जो है मानव की ऊर्जा की ज़रूरतों की आपूर्ति के लिए जो है सिद्धांतः पर्याप्त से अधिक है, लेकिन उसके ना केवल एक बहुत छोटे अंश का जो है लाभदायक तरीके से दोहन किया जा रहा है, यानी कि पूरी मात्रा में नहीं उपयोग हो रहा है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा है ना, इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी की जो है प्रगामी ढंग से तप्त होती है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के एकदम नीचे जाइए तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और तप्त होता है, ठीक है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता जो होती है वो अधिक होती है, और वहाँ जो है उथली गहराइयों पर भी बहुत अधिक तापमान पाया जाता है, ठीक है गाइज। और ये ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाती हैं। तप्त यानी कि गर्म हो जाती हैं, और इतना तप्त हो जाती है ना कि यह जो है पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, और यह जो है भाप में परिवर्तित हो जाता है, और इसी भाप का उपयोग जो है टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। भारत में ना सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका जो है विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है, और दूसरा जो है लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूगा घाटी में। ये चीज़ आपको 2 चीज़ याद रखनी है। अच्छा, ये तो हुई गैर परंपरागत ऊर्जा की बात। अब बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के बारे में। देखिए, आर्थिक विकास के लिए ना ऊर्जा जो है एक आधारभूत आवश्यकता है, एज यूजुअल बात है, ठीक है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर हो, ठीक है, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ना ये जो क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। तो इसके फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग यानी कि विकसित करने के लिए जो है तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा के संरक्षण को जो है प्रोन्नति और नवीकरण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग जो है सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। तो वर्तमान में हम भारत विश्व में जो है अल्पतम जो है ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है, और हमें जो है ना ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए जो है सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरण के लिए देखिए, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा जो है सार्वजनिक वाहन का उपयोग कर सकते हैं, और जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत की बचत करके जो है उपकरणों के प्रयोग से गैर पारंपरिक ऊर्जा सावधानी से बचा सकते हैं, अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही तो ऊर्जा का उत्पादन है ना। ये चीज़ कर सकते हैं।
अब आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के जो है अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टान के अपघटन से बनता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ख, यानी कि बॉक्साइट। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज की अग्रणी उत्पादक है? तो किस खनिज का है? अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज के निक्षेपण और संचयन होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तलछटी चट्टानों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। कौन सा खनिज? थोरियम। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित उनके जो है उत्तर 30 शब्द में दीजिए, अंतर स्पष्ट करना है लौह और अलौह में। ठीक है। तो वे खनिज जिनमें लोहे का अंश अधिक होता है वे लौह कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, लोहा हो गया, अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट। ठीक है। अलोह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता या बहुत कम होता है वो अलोह होता है। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जो है से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु शक्ति, ये सारी ऊर्जा जो है परंपरागत साधन है और इन साधनों का नवीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये जो स्रोत है वो सीमित है, लगातार प्रयोग से समाप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है। और अगर मैं जो है गैर परंपरागत की बात करूँ तो सूर्य, वायु, ज्वार भाटे, जियोथर्मल, बायोगैस, खेतों और पशुओं के कूड़ा करकट, मनुष्य के मलमूत्र, इन सब की ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत साधन है। ये साधन नवीकरण योग्य भी हैं और इनका बार बार प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज क्या है? देखिए, खनिज जो है ना उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैल से प्राप्त होते हैं, चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अगर मैं बात करूं भूवैज्ञानिकों के अनुसार तो इनके अनुसार जो है खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। ठीक है। तो खनिज जो है ना प्रकृति के अनेक रूपों में पाई जाती है जिसमें कठोर, ठोस, नरम चूना ये सब शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों के निर्माण कैसे होता है? देखिए, आग्नेय और कायांतरित चट्टान में ना खनिज में जो है दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, ठीक है, और उनके विवरों में मिलते हैं। तो छोटे जमाव के शिराओं के रूप में और वृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण में जो है ना अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल और गैसीय अवस्था की दरारों के सहारे ना भूपृष्ठ के ओर जो है धकेले जाते हैं। ठीक है। यानी कि ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं और मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि जस्ता हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, सीसा, ये सारे जो है इसी तरीके के शिराओं के जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? अरे भाई, वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिज की भारी प्रयोग किया जाता है। तो खनिज निर्माण में जो है खनिज निर्माण की प्रक्रिया तो बहुत धीमी है ना। अब इसके वर्तमान उपभोग की दर बहुत ज़्यादा है, उपभोग तो ज़्यादा है लेकिन प्रक्रिया धीमी है और इसलिए खनिज संसाधनों के सीमित और अनवीकरण योग्य है ना। तो समृद्ध खनिज निक्षेप जो है हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। इनका प्रयोग लगातार अगर होता गया तो ये खत्म हो सकते हैं और इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। अच्छा, मैंने ये आपको चैप्टर में भी बताया था कि मानव के विकास में कोयले की बहुत विशेष महत्व है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। सबसे निम्न कोटि का अगर कोयले की बात करूँ तो पीट है, इसमें कम कार्बन, नमी अधिक होती है और निम्न ताप की क्षमता होती है। दूसरा इससे थोड़ा ऊपर है लिग्नाइट, ये भी निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। इसके पश्चात आता है 3rd नंबर पे बिटुमिनस। ये गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। ठीक है। सबसे अच्छी किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट, ये सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है। ठीक है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कार्बन की मात्रा जो है वो 80% से अधिक होती है और ये जो है ठोस, काला, कठोर होता है। ठीक है। तो कोयले के ना भारत में विस्तृत भंडार है।
ठीक है। भारत में जो है ना कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक शैलों में पाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि गोंडवाना जिसकी आयु 100 लाख या कह लीजिए कि 200 लाख वर्ष पूर्व से अधिक है। दूसरा है टर्शियरी निक्षेप, जिनके जो है 50 से 55 लाख वर्ष पुराने हैं। ठीक है, तो गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले हैं, इनका प्रमुख संसाधन जो है दामोदर घाटी यानी कि वेस्ट बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। अगर टर्शियरी के बारे में बात करूँ, टर्शियरी एज के कोयले के बारे में, तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? एज यूजल बात है, उज्जवल है। देखिए, भारत जो है आप सभी को पता है कि उष्ण कटिबंधीय एरिया में आता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जहाँ पे सूर्य की किरणें जो हैं लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ जो है ना सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। एक अनुमान के अनुसार ये है कि यह जो है लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। ठीक है, भारत में ना फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है भुज के निकट माधोपुर में स्थित है। ठीक है, जहाँ पर सौर ऊर्जा के जो है बहुत बड़े बड़े बर्तनों को कीट मुक्त जो है किया जाता है। चौथा, सूर्य के प्रकाश जो है प्रकृति में मुफ्त उपहार है, कोई पैसे लगने नहीं हैं, और इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। पांचवा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, लेकिन सौर ऊर्जा नवीकरण संसाधन है, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। छठवां, ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपलों और लकड़ी की निर्भरता को न्यून किया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप ये है कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है ये, और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। ठीक है। अगला, सौर ऊर्जा में जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना पकाने में, पंप द्वारा जल निकालने में, पानी को गर्म करने में, दूध को कीटाणु रहित बनाने में, सड़कों पे रोशनी देने में। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसके बहुत सारे भविष्य उज्ज्वल है ना, अगर आप सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो। अच्छा, चलिए यहीं समाप्त हो रहा है ये वीडियो और ये चैप्टर भी। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले, और गाइस शेयर कर दिया करिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच।